Assalamualaikum my excellence family, I hope you will be fine. The topic today is कि अपने बच्चों और बच्चियों का रिश्ता किन घरों में करें और किस जगह पे ना करें. एक्चुअली हम चाह रहे हैं कि हम पेरेंटिंग के बारे में आपको गाइडलाइन दें, लेकिन पेरेंटिंग का प्रोसेस चूंकि शादी से स्टार्ट होता है, शादी के बाद पेरेंट्स आप बनते हैं और वहां से पेरेंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स की आपस में कंपैटिबिलिटी हो. उस कंपैटिबिलिटी के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो शादी सही जगह पे हो और मैच्ड शादी हो. उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कपल की आपस में बहुत अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो. जब वो खुद एक दूसरे के साथ हैप्पी होंगे, उनका बॉन्ड स्ट्रांग होगा, तभी वो एक हैप्पी फैमिली को परवान चढ़ाएंगे. तो सबसे पहले ये प्रोसेस वहां से शुरू होता है जहां से हम अपने बच्चे और बच्ची के लिए रिश्ता देखना शुरू करते हैं. मेरे माइंड में जो चीज़ आ रही थी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज पे. तो एज के लिए इस्लाम ने हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी. हम सबके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जाम्पल मौजूद है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से 25 साल बड़ी उम्र की खातून से शादी की और आई थिंक इस्लाम की तारीख में सबसे कामयाब शादी थी. हमारे लिए रोल मॉडल है और हम अपनी जिंदगी के किसी भी मसले में हेल्प लेना चाहें तो हम उनकी शादी से हेल्प ले सकते हैं. तो एज की रिस्ट्रिक्शन चूंकि इस्लाम ने नहीं दी, इसलिए हम भी इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते. एज गैप कम ज्यादा हो सकता है, सेम एज भी हो सकती है, उसके लिए और बहुत सी चीजें हैं जो कि एज से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो हम उनको डिस्कस करते हैं. आया वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है भी या नहीं, या सिर्फ नाम के ही मुसलमान है, तो इस चीज को सबसे पहले आपने कंसीडर करना है. इस्लाम हमें जो शादी के लिए क्राइटेरिया देता है उसमें 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं. सबसे पहले दीन, देन हसब, नसब और जमाल. सबसे पहले तो आप ये जरूर देखें बींगा मुस्लिम के हमारा दीनदार घराना हो. यानी बहुत से लोग ऐसे हैं जो नाम के ही मुसलमान हैं. अगर आप किसी दीनदार घराने में अपने बच्चे या बच्ची का रिश्ता करते हैं तो उसके असरात आप देखेंगे कि उनकी जो फैमिली लाइफ है उस पर भी बहुत पॉजिटिव होते हैं. और वो फैमिलीज जो कि इस्लाम से दूर हैं, बेसिक इस्लामी वैल्यूज को फॉलो नहीं करते, उनके जो घर के हालात हैं या उनका जो फैमिली सिस्टम है वो भी इतना स्ट्रांग नहीं होता और उसमें भी बहुत सारे मसाइल होते हैं. प्रैक्टिसिंग मुस्लिम से मेरा मतलब ये है, किसी घर की खवातीन अगर 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ती तो बाहर से जब वो बहू लेकर आएंगे जो कि 5 वक्त की नमाज पढ़ती होगी, तो फिर उसको बात औकात ये भी सुनने को मिल जाता है कि ये काम से बचने के लिए नमाज पढ़ रही है. तो एटलीस्ट आपको इस चीज का कंसेप्ट होना चाहिए कि नमाज हमारे ऊपर फर्ज है और अगर बाहर से आने वाला कोई पढ़ रहा है तो आप भी उसको पढ़ना शुरू कर दें. और इसी तरह से अगर आपकी फैमिली में पर्दा किया जाता है तो बहू भी फिर ऐसी ही लेकर आए जो कि पर्दा करती हो. अगर आप बेपर्दा बहू ले आएंगे तो फिर मसाइल होंगे. जाहिर है आप उसको पर्दा करने के लिए इंसिस्ट करेंगे और वो पर्दा नहीं करना चाहेगी जब तक उसको इसकी अहमियत का एहसास नहीं हो जाएगा या खुद से उसका दिल इसकी तरफ माइल नहीं होगा. वहां से फिर क्लैशेस शुरू हो जाते हैं और मसाइल जन्म लेते हैं. नंबर 2 क्राइटेरिया जो इस्लाम हमें देता है दैट इज हसब. हसब मीन्स के आप का जो फाइनेंशियल स्टेटस है दोनों फैमिलीज का इक्वल होना चाहिए. यानी एक कहावत मशहूर है, बहू ऊंचे घराने से लेकर आए और बेटी जो है वो हमेशा अपने से कम लोगों में ब्याहे. तो आई टोटली डिसएग्री विद दिस कोटेशन. क्यों? क्योंकि आपकी बेटी है, उसको आपने इतनी नेमतों, आसाइशों और सहूलतों के साथ पाला है और उसके बाद आप उसके लिए कोई ऐसा घराना देख रहे हैं जिसमें वो बेसिक नीड्स मौजूद नहीं है, तो आपकी बेटी बहुत ज्यादा सफर करेगी. और इसी तरह से अगर आप बहू किसी ऐसे घराने से ले आते हैं जिनका स्टेटस आपसे ऊपर है, उसको वो सारी सहूलियात या वो सारी आसाइशें मुयसर है जो आपके पास मौजूद नहीं है या आपका बच्चा प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो उससे क्या होगा कि आपके घर का सुकून बर्बाद हो जाएगा. वो आपके घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी. रिश्ता करते हुए फाइनेंशियल स्टेटस एक दूसरे का जरूर देखें. अगर फाइनेंशियली एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है तो वहां भी हरगिज अपना रिश्ता ना करें. उसके बाद बारी आती है नस्ब की. तो इस्लाम जो है वो हमें कास्ट सिस्टम नहीं सिखाता. हम हिंदुओं के साथ रहे हैं, काफी टाइम हमने उनके साथ स्पेंड किया है, तो फिर हम कास्ट सिस्टम पे बिलीव भी करते हैं और जो है उस पे हम देखते भी हैं कि इस कास्ट में रिश्ता नहीं करना और उस कास्ट में रिश्ता नहीं करना. एक्चुअली ये चीजें इतनी मैटर नहीं कर रही होती. द थिंग विच मैटर इज कि आप उनका रहन सहन देखें कि सोशली वो लोग किस तरह से रह रहे हैं और आप लोग सोशली किस तरह से रह रहे हैं. क्योंकि हमारे पाकिस्तान में डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट किस्म के लोग हैं और उनके सोशल नॉर्म्स डिफरेंट हैं. तो आपने जिस तरह से अपने बच्चों को पाला है, जिस तरह के सोशल नॉर्म्स आप लोगों के हैं, बिल्कुल इसी तरह की फैमिली में आप लोग रिश्ता करें ताकि आपके बच्चों को सोशल नॉर्म्स पे प्रॉब्लम ना आए और उनके डिफरेंसेस यहाँ से क्रिएट ना हो. तो इस्लाम भी हमें कहता है कि खानदान को जरूर देखा जाए, उसी फैमिली के भी नॉर्म्स देखें और उसके बाद अपने जैसे लोगों में आप रिश्ता करें. जब हम स्टेटस की बात करें तो स्टेटस में एजुकेशन भी आ जाती है कि उस फैमिली का एजुकेशनल स्टेटस क्या है. ऐसा तो नहीं है कि फैमिली के बाकी सब अफराद पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, हाई पोस्ट पे हैं
और आपने सिर्फ उन लोगों को देखकर इस प्रपोजल के लिए हाँ कर दिया। जो बच्चा है या बच्ची है वो इतने एजुकेटेड नहीं है और आपने सिर्फ और सिर्फ किसको देख लिया है, बाकी फैमिली को, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, उन सबको देखकर आपने देखा कि इनका फैमिली स्टेटस तो बहुत अच्छा है और आपने वहां पर रिश्ता करने के लिए सोच लिया। लेकिन वो बच्चा इतना एजुकेटेड नहीं है या वो बच्ची खुद इतनी एजुकेटेड नहीं है और वो बच्चा इस काबिल नहीं है कि अपनी और अपनी फैमिली की फाइनेंशियल नीड्स पूरी कर सके, तो उसके लिए आपने फाइनेंशियली उनका इंडिपेंडेंट होना जरूर देखना है। लड़के के एजुकेशनल स्टेटस को भी जरूर देखना है। उसके पास इतनी एजुकेशन है कि वो अपना बोझ और अपनी फैमिली का बोझ उठा सके। और अगर एजुकेशन में डिफरेंस आएगा, लड़की और लड़के की तालीम कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन बिल्कुल भी अगर लड़की हाईली क्वालिफाइड होगी और लड़का एजुकेशन में कम होगा, इसकी वजह से उनकी ज़हनी हम-आहंगी कभी नहीं हो सकेगी और आपस में हमेशा ही वो कॉम्प्लेक्सेस का शिकार रहेंगे। तो एजुकेशन को जरूर देखा जाए। के साथ साथ मैं ये भी ऐड ऑन करूंगी कि तालीम के साथ साथ तरबियत को भी जरूर देखें। नंबर 4 पे आ जाता है जमाल। जमाल मीन्स ब्यूटी। ब्यूटी चूंकि लास्ट क्राइटेरिया है, लेकिन इसको हमेशा फर्स्ट क्राइटेरिया बना दिया जाता है कि जब आप लड़की ढूंढने के लिए जाते हैं तो मैंने कहीं पढ़ा था कि उसमें लिखा हुआ था कि जब खवातीन चांद जैसी बहू ढूंढने के लिए जाएं तो घर में अपने कोयले जैसे बेटे को भी जरूर देख कर जाएं कि वो किस तरह के, यानी अपने बच्चे को भी। अब हर माँ को अपना बच्चा तो बहुत खूबसूरत और प्यारा लग रहा होता है और जिस तरह का भी बेटा है, बहू हमें चांद जैसी गोरी चिट्टी बहुत खूबसूरत सी चाहिए, यानी देखने में वो कतरीना कैफ हो और काम करने में वो मासी बशीरा हो। सो इट वॉज जस्ट फॉर फन, लेकिन ऐसा ही है, ये हमारे माशरे की तल्ख हकीकत है कि ऐसा ही है। जब बहू ढूंढने के लिए खवातीन निकलती हैं तो फिर वो यही काम करती हैं और इट्स रियली बैड। हम इसके अगेंस्ट हैं, मैं इसको टोटली प्रोटेस्ट करती हूँ कि ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए कि लड़की जो है वो ट्रे सजा के और रिश्ते के लिए आए और उसके बाद रिश्ता देखने के बाद लड़के के जो रिश्ता देखने के बाद लड़के के घर से आई गई खवातीन उसके बॉडी पार्ट्स के ऊपर कमेंट्स करें और उसके कॉम्प्लेक्शन पे कमेंट्स, उसके बॉडी पार्ट्स पे कमेंट करें। लड़के के घर से आई गई खवातीन लड़की को देखने के बाद उसके लुक्स पे, उसके कॉम्प्लेक्शन पे और उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत पे कमेंट्स करें और फिर इनकार कर दें। तो प्लीज़ हरगिज़ ऐसा ना करें। अगर आप एक घर में रिश्ता देखने के लिए गए हैं, आपको लड़की पसंद नहीं आई, इट्स ओके, लेकिन इसका इजहार करना, बरमला इजहार करना और बाकायदा तौर पर कहना कि कद छोटा है, रंग गोरा नहीं है, आंखें छोटी हैं, नाक मोटी है, के कोई भी कमेंट्स देने की आपको कतई जरूरत नहीं है। खामोशी से जाएं। आपको अच्छा लगता है इट्स ओके, नहीं अच्छा लगा तो खामोशी के साथ, सहूलत के साथ आप इनकार कर दें। ये तो हो गया अरेंज मैरिज की तरफ। जब लव मैरिज की बात आती है तो वहां पर इश्क अंधा होता है तो लोग फिर अंधे हो जाते हैं, उनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता और डेफिनेटली बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स को फोर्स भी कर रहे होते हैं कि हमारी शादी जो है वो इसी जगह पे करें और हमें पसंद है और आपको क्या प्रॉब्लम है, हमने निभानी है। तो बेटा जी निभानी तो आपने ही है, लेकिन फिर जिस तरह से आप निभाते हैं या जिस तरह से निभानी पड़ती है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यंग जनरेशन जो है उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने पेरेंट्स की राय को इम्पोर्टेंस जरूर दें। वालिदैन से भी ये गुजारिश है कि जब आपका बच्चा या आपकी बच्ची अपनी ख्वाहिश का इजहार करे तो आप उसको जरूर कंसिडर करें। अगर वो मयार पे पूरा उतरता है तो जरूर उसकी तरफ जाएं, जरूर उनकी बात को माने, कंसीडर करें और अहमियत दें। और अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता आपके मयार के मुताबिक नहीं है, आगे फ्यूचर में चल के कुछ मसाइल या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर पिक्चर अपने बच्चों के सामने रखें और उन्हें बताएं कि फ्यूचर में आप इन मसाइल का शिकार हो सकते हैं। आजकल हमारी यंग जनरेशन बहुत ज्यादा समझदार है। मैंने देखा है कि इस किस्म के फैसले करते हुए वो भी बहुत ज्यादा सोचते हैं, थिंक करते हैं। और बच्चों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी इन चीजों पर गौर जरूर करें। जिंदगी आपने गुजारनी है, आप एक गलत फैसला कर लेंगे तो उसके असरात फिर बहुत दूर तक जाएंगे। और आप ये सोचें कि आपके घर में एक नई नस्ल ने परवान चढ़ना है, आपने उनकी तालीम और तरबियत का जिम्मा उठाना है। आप अपने लिए और उनके लिए एक जिम्मेदार मर्द तलाश करें। ऐसे मर्द को हरगिज कंसीडर ना करें जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के काबिल ही ना हो या उठाना चाहता ही ना हो। इसके साथ साथ आप इस तरह की फीमेल का इंतखाब करें जो कि आपको लगता हो जिसमें सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त और समझदारी का अंसर बहुत ज्यादा नुमाया है। देन एजुकेशन की बात आ जाती है तो तालीम जो है वो बहुत कुछ देती है, लेकिन बाज़ औक़ात तरबियत तालीम पर भारी हो जाती है। इसलिए मैं ये कहूँगी कि जब भी
आप अपने बच्चे का या बच्ची का रिश्ता करें तो उसकी वालिदा को जरूर देखें, उनको जरूर ऑब्जर्व करें। तो जब भी बच्चे या बच्ची का रिश्ता करें, दोनों के लिए मैं ये कह रही हूँ कि आप उनकी वालिदा को जरूर ऑब्जर्व करें, उन्हें जरूर देखें, क्योंकि अब तो साइंस भी कहती है कि आफ्टर 40s आप एग्जैक्टली वही बन जाते हैं जो कि आपकी वालिदा होती हैं। इसकी रीजन ये है कि बच्चों के ऊपर माँ का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। वालिद चूंकि घर से बाहर रहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी ज्यादा हैबिट्स बच्चों के अंदर नहीं आती, जबकि मदर को बच्चे हर वक्त ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। यही वजह है क्योंकि चाहते ना चाहते मदर्स की सारी क्वालिटीज और सारी हैबिट्स बच्चों के अंदर डेवलप हो जाती हैं। हमेशा बच्चे और बच्ची की वालिदा को जरूर देखें, उनको ऑब्जर्व करें, उनकी हैबिट्स और उनकी क्वालिटीज को जरूर देखें। तो हम बात कर रहे थे ब्यूटी की। इस्लाम में भी ये इजाजत दी गई है, आप अपना लाइफ पार्टनर चूज करते हुए ब्यूटी को जरूर कंसीडर करें, लेकिन उसको टॉप प्रायोरिटी ना बना लें। बाज़ औक़ात बड़े खूबसूरत चेहरे होते हैं लेकिन उनकी तरबियत इतनी अच्छी नहीं हुई होती, और बाज़ औक़ात एक आम सी शक्ल सूरत की तरबियत याफ्ता इंसान आपके लिए बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर बन सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि उस बच्चे या बच्ची की तरबियत किस तरह से हुई हुई है। तो किसी की ज़ाहिरी शक्ल सूरत से इम्प्रेस ना हो, बल्कि उसकी कुछ क्वालिटीज को भी जान लें और उसके बाद ये डिसीजन लें। तारीख़ इस्लाम से भी इसका वाक़या हमें मिलता है, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबिया उनके पास आई और उन्होंने फरमाया कि या रसूलल्लाह, अगर मुझे अल्लाह का खौफ माने ना हो तो मेरा दिल नहीं चाहता मैं अपने शौहर की सूरत की तरफ देखूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बताओ, हक महर में जो बाग तुम्हें मिला है क्या तुम वापस करने के लिए तैयार हो? उन्होंने कहा मैं वापस कर देती हूँ। तो फिर उनसे वो बाग वापस ले लिया गया और इस तरह से उनकी खुला हो गई। यानी इस्लाम हमें ये इजाजत देता है कि अगर आपको अपना पार्टनर पसंद नहीं है तो आप उससे लैदगी भी इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे कि आप जाहिरी शक्ल सूरत को छोड़कर उसकी बाकी क्वालिटीज पर भी जरूर गौर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं करना चाहूंगी वो ये है कि आपने जब डिसीजन लिया है कि आउट ऑफ द फैमिली आपने रिश्ता करना है अपने बच्चे या बच्ची का, तो फिर उसको थोड़ा सा टाइम जरूर दें। ऐसा ना हो कि आप चट मंगनी और चट ब्याह वाला प्रोसेस जो है वो हरगिज ना करें। बच्चे को थोड़ा टाइम दें, बच्ची को थोड़ा टाइम दें, दोनों एक दूसरे को देखें, क्योंकि इस्लाम भी हमें इस चीज की इजाजत देता है। आप रिश्ता देखने के लिए डिसाइड कर लें कि हमने इस घर में अपना रिश्ता करना है, तो उन दोनों को, लड़के और लड़की को, आपस में मुलाकात करने का वक्त जरूर दें। वो आपस में थोड़ी बातचीत करें, एक दूसरे को समझ लें, कोई जरूरी बातचीत एक दूसरे से करना चाह रहे हैं। बात औक़ात एक मुलाकात में ही आपको अगले इंसान के बारे में काफी सारी बातें पता चल जाती हैं। जरूर उनको वालिदैन या किसी बड़े की मौजूदगी में ये मौका दें कि वो एक दूसरे को जान लें। फिर चंद लम्हों की मुलाकात या चंद लम्हों की बातचीत से आप किसी को जज नहीं कर सकते या किसी के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इस्लाम भी कहता है कि अगर आपने किसी को जानना हो तो उसके साथ खाना खाएं या उसके साथ सफर करें। तो आप भी जिस फैमिली में रिश्ता करने के लिए जा रहे हैं, आप जरूर उनको खाने पे इनवाइट करें, उनके घर खाने के लिए जाएं, कहीं हो सके तो पिकनिक प्लान कर लें, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा ट्रैवल करें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें, ताकि आपको एक दूसरे की आदत और एक दूसरे के फैमिली नॉर्म्स का अच्छी तरह से आइडिया हो जाए। आई थिंक इसके लिए 1 साल का वक्त जरूर होना चाहिए, ताकि उस बच्चे को भी टाइम मिले और उस बच्ची को भी टाइम मिले और वो एक दूसरे को भी समझ सके। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारी वीडियो का टाइटल भी यही है कि किस घर में अपनी बच्ची या बच्चे की शादी ना करें। तो उसके लिए बीइंग अ फीमेल शायद आप लोगों को मेरी ये बात बहुत बुरी लगे, मैं इसको बड़े वसूख के साथ कह रही हूँ कि आप उस घर में हरगिज रिश्ता ना करें जहाँ पे औरतों की हुक्मरानी हो। आप ये जरूर देखें कि इस घर के मर्द इस काबिल हैं कि वो फैमिली की जिम्मेदारियां उठाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल फीमेल होने के बावजूद मैं ये बात बड़े वसूख से कह रही हूँ कि उन घरानों में सुकून नहीं रहता जिन घरानों में औरतों की हुकूमत हो और औरतें डोमिनेंट हो। वहाँ पर मेल डोमिनेंसी हो, वहाँ पर ही पीस और अमन कायम रह सकता है, क्योंकि शादी के फौरन बाद ही वो घर जहाँ पे एक फैमिली बहुत अच्छे तरीके से रहती थी, जहाँ पे बच्चों के हंसने की आवाजें आती थी, वो घर मैदाने जंग का मंजर पेश करने लग जाता है। और उसकी वजह क्या होती है, अगर डीपली जाके पूछा जाए, मसाइल को कुरेदा जाए, तो 99% ऐसे घरों में मसला ये होगा कि फादर इन लॉ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हस्बैंड जो है वो भी ठीक है, अच्छे हैं, ख्याल रखते हैं, प्रॉब्लम सारा मदर इन लॉ में है। और मदर इन लॉ में क्या मसला होता है, इस पे इंशाल्लाह हम बहुत डिटेल से बात करेंगे। भी सिर्फ हम आपको इतना कहना चाह रहे हैं कि आप उस घर को जरूर देखें, क्योंकि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो बेसिकली वो मदर इन लॉ ही इनिशिएट कर रही होती हैं, कहीं ना कहीं बहू भी कसूरवार होती है। तो उसके लिए भी हम आपको गाइडलाइन देंगे कि बच्ची को किस तरह से अपने इन लॉज के साथ रहना है और मदर इन लॉ को किस तरह से अपनी डॉटर इन लॉ के साथ बिहेव करना है। तो आप ये चीज जरूर देख लें कि क्या वो मदर इन लॉ जो है वो बहुत कंट्रोलिंग और बहुत डिमांडिंग तो नहीं है। और ये चीजें जज करना
इतना मुश्किल नहीं है। आप 1 से 2 विजिट्स करें एक दूसरे के घर के, आपको ये सारी चीजें नजर आ जाएंगी और समझ भी आ जाएंगी। तो ऐसे घर में हरगिज अपने बच्चे और बच्ची, में दोनों के लिए बात कर रही हूँ, दोनों का रिश्ता ऐसे घरों में हरगिज ना करें जहां पे फीमेल डोमिनेंसी हो। और इसके साथ साथ मेजर फैमिली डिसीजंस की पावर मेल्स के पास हो और वो ही फैमिली डिसीजंस करते हो। फीमेल्स को इतनी ज़्यादा अथॉरिटी ना हो कि वो मेजर डिसीजंस ले सकें और ना ही वो कंट्रोलिंग हो, क्योंकि अगर फीमेल डोमिनेंसी होगी तो एट द एंड क्या होगा कि फीमेल डोमिनेंसी होगी तो फिर इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होगी। वो बच्चों की ज़ाती ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी करेंगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होंगे और फिर आगे चल के उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो आप ये ज़रूर देखें घर के जो मेल्स हैं क्या उनका स्ट्रॉन्ग रोल अपने घर में है, क्या उनको राइट्स पता है कि उनकी वाइफ के क्या राइट्स हैं और मदर के राइट्स क्या हैं। और जो शख्स अपनी माँ की इज्जत करता है डेफिनेटली वो अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट भी करेगा। तो उसको पता होना चाहिए कि मैंने इसको बैलेंस किस तरह से करना है। मजीद ये है कि ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आप इसको मजीद बेहतर भी कर सकते हैं। मेरे माइंड में ये चंद चीजें थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं अगर आप चाहते हैं कि इसमें से किसी टॉपिक को मजीद एलैबोरेट किया जाए या उसके मजीद पॉइंट्स बताए जाएं, तो इंशाल्लाह हम जरूर बताएंगे। एक्चुअली ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वास्ट है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है, हम इसको बाज़-औक़ात अहमियत नहीं देते। बाज़-औक़ात किसी बड़े के कहने पे हम फैमिली में रिश्ता कर देते हैं। बाज़-औक़ात बचपन की बंदियाँ की हुई होती हैं, बड़े होकर बच्चों की आपस में नहीं बनती, लेकिन मजबूरन उनको शादी करनी भी पड़ती है और निभानी भी पड़ती है। लेकिन ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनकी इम्पोर्टेंस इस वजह से है कि जब ये कपल मिलकर एक फैमिली बनाएगा, उस फैमिली के ज़ेरे साया हमारी अगली नस्ल ने परवान चढ़ना है, और वो नस्ल जिसने आगे चलकर मुआशरे की, मुल्क की और इस दुनिया की बागडोर संभालनी है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम एक अच्छी नस्ल मुआशरे को और इस दुनिया को दें, तो उसके लिए फिर हमें शुरू यहीं से करना होगा और अपने घर से इब्तिदा करनी होगी। तो आप लोग इस पे जरूर सोचें। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक आपको बताते चले कि आपने एक दफा रिश्ता देख लिया है, फाइनल कर लिया है, अगर आपको यहाँ किसी कोई पॉइंट एक्स्ट्रा लगे या आप ऐड करना चाह रहे हो तो जरूर बताइएगा, हम उसको ऐड ऑन कर देंगे। और इसके बाद प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जैसे मैंने बोला अभी कि 1 ईयर का गैप लें, तो टाइम आपने एक दूसरे को देना है, तो उसमें आपने एक दूसरे को किस तरह से चेक करना है, किस तरह से चीजों को लेकर चलना है। वी विल गाइड यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।